रिया अपनी जिंदगी और ऋषि को पाने के पागलपन में जूही को पॉइजन देना चाहती थी, पर इतने में ही नीना पांडे ने वहां आकर रिया को रोक दिया था। फ्रस्ट्रेट होकर रिया नीना पांडे से बोलने लगी, माँ, अगर आप पापा के साथ ये कर सकते हो तो मैं जूही के साथ क्यों नहीं? ये सुनकर तो जैसे नीना पांडे के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। नीना पांडे की ऐसी हालत देखकर रिया चिढ़कर वहां से चली गई। वो अपने रूम में पहुंची और दरवाजा बंद कर ही रही थी कि पीछे से अपना लाल पीला चेहरा लिए नीना पांडे अंदर आ गई। वो रिया की ओर उंगली करके कहने लगी, क्या मतलब था रिया तुम्हारी उस बात का? रिया ने मुस्कुराते हुए नीना पांडे से कहा, माँ, आप इतनी बेवकूफ तो नहीं है कि मेरी सीधी सीधी बात का मतलब ना समझ सके। नीना पांडे ने घबराते हुए उससे कहा, रिया प्लीज पहेलियां मत बुझाओ, सीधे सीधे बोलो, क्या मतलब था तुम्हारी उस बात का? रिया ने नीना पांडे के पास आकर कहा, ठीक है, अगर आप मेरे मुंह से ही सुनना चाहती हो तो यही सही। मेरा मतलब यही था माँ कि मैंने कई बार आपको देखा था हेल्थ प्रोडक्ट्स फेंकते हुए, वही हेल्थ प्रोडक्ट्स जो आप अपने और पापा के लिए लाए थे। पापा ने तो उन्हें खा लिया था, पर आप चोरी छुपे उन्हें फेंक देती थी। वो हेल्थ प्रोडक्ट्स ही थे या? रिया से ये बात सुनकर नीना पांडे की आंखें फटी की फटी रह गई। वो जल्दी से रिया को एक्सप्लेन करते हुए बोली, नहीं नहीं रिया बेटा, तुम गलत समझ रही हो। रिया ने चिढ़कर उनसे कहा, हो शट अप मॉम, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपने पापा के साथ क्या किया और क्या नहीं, तो प्लीज ये बहाने ना मेरे सामने मत ही बनाइए। नीना पांडे रिया की स्टोन से शॉक्ड हो गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, ओ गॉड, मैंने पूरी दुनिया से ये सच छुपाया पर मेरी बेटी ने ही मुझे पकड़ लिया। फिर नीना पांडे ने रिया से बड़े प्यार से कहा, बेटा, जो भी मैंने किया वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया है। तुम नीना पांडे की बात पूरी होती उससे पहले उनकी बात काटते हुए रिया बोली, अच्छा, मेरे लिए या अपने उस असिस्टेंट के लिए? नीना पांडे इस बार बुरी तरह चौंक गई। अब तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहें तो क्या कहें। उन्होंने सोचा, मेरे सभी काले गहरे राज जिन्हें मैंने दुनिया से छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की, वो मैं अपनी खुद की बेटी से ही नहीं छुपा पाई। नीना पांडे कुछ कहती उससे पहले रिया ने कहा, पर डोंट वरी मॉम, आपके सीक्रेट्स मेरे साथ सेफ है। भले ही आपने मेरे लिए पापा को नुकसान ना पहुंचाया हो, पर फायदा तो मेरा भी हुआ है, सो आई एम कूल। रिया ने फिर मन ही मन कहा, जिस दिन मैंने पहली बार माँ को अपने हेल्थ प्रोडक्ट्स फेंकते हुए देखा था तब मुझे थोड़ा अजीब लगा था, पर मैंने उस बात को इग्नोर किया था। पर जब ये कई बार हुआ और साथ ही साथ पापा की हेल्थ भी दिन ब दिन खराब ही होती गई, तो मुझे यकीन हो गया कि उनकी बिगड़ती हेल्थ के पीछे मम्मा का ही हाथ है। मैं जाना चाहती थी उनसे सवाल करने के लिए, पर फिर नहीं गई, क्योंकि पापा के हॉस्पिटल जाने के बाद मेरी लाइफ बेहतर होती चली गई। फिर मैंने इस बारे में गौर से सोचा तो पाया दैट आई डोंट केयर कि पापा चाहिए या मरे। उन्होंने तो हमेशा सिर्फ जूही को ही चाहा था और मुझे तो सिर्फ नाजायज होने के ताने ही मिले हैं। उन्हें अगर अपनी पहली बीवी और बेटी से इतना ही प्यार मिला था तो क्यों आए वो मेरी माँ के पास? और अगर आए थे तो सिर्फ हमारा ही बनकर रहना चाहिए था। जो भी हुआ उनके साथ अब खुद भुगते। वहीं नीना पांडे ने गहरी सांस लेते हुए उससे कहा, गुड, अगर तुम जानती हो कि ये तुम्हारे भले के लिए था तो तुम अब मेरी बस एक और बात सुन लो। जूही को नुकसान पहुंचाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। नीना पांडे की इस बात पर रिया चीख पड़ी, नहीं माँ, मुझसे वो लड़की एक पल को बर्दाश्त नहीं। उसकी वजह से मुझे कभी पापा का प्यार नहीं मिला, लोगों के ताने मिले। नहीं, अब और नहीं। नीना पांडे रिया को शांत करते हुए बोली, रिया शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, इसीलिए तो महेंद्र के बीमार होने के बाद मैंने जूही की हालत नौकरों से बदतर कर दी थी। रिया ने फिर फ्रस्ट्रेट होकर उनसे कहा, तो क्या फायदा हुआ उसका? आज फिर जूही मुझसे आगे निकल गई है, वो मिसेस सिंघानिया बन गई है। नीना पांडे ने इस बात पर रिया से कहा, इसीलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि जूही को अभी नुकसान मत पहुंचाओ। रिया ने अपना सर ना में हिलाते हुए उनसे कहा, नहीं नहीं, वो मिसेस सिंघानिया कैसे बन सकती है? वो मेरा हक है, वो मेरी जगह है और मैं उसे वापस छीन कर ही रहूंगी। नीना पांडे ने गहरी सांस लेते हुए सोचा, अब तो इसे ऋषि का सच बताना ही होगा। ये सोचकर नीना पांडे ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। वो बोली, रिया। पर रिया ने नीना पांडे की बात सुने बिना कहा, इनफ, मुझे आपका और लेक्चर नहीं सुनना।
और वैसे भी मैंने ऋषि को कुछ नहीं किया है। जो किया है जूही के साथ किया है, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सब काम मेरा था। जैसे कभी किसी को ये नहीं पता चला कि पापा की हेल्थ बिगड़ने के पीछे आपका हाथ था। रिया की बात सुनकर नीना पांडे बिल्कुल चुप हो गई। उसने मन ही मन सोचा, रिया भी सोचने और समझने की हालत में नहीं है। मैं इसे अभी ऋषि का सच नहीं बता सकती। नीना पांडे का पीला चेहरा देखकर रिया ने सोचा, माँ, मैं आपसे ये सब कहना नहीं चाहती थी, पर आपने मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। ऋषि को तो मैं पाकर ही रहूंगी। नीना पांडे ने एक दूसरे तरीके से रिया को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, देखो, तुम्हें जूही के साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो पता ही है कि जो लड़की ऋषि के साथ रहती है वो अपने आप मारी जाती है। तो तुम क्यों उसके खून से अपने हाथ गंदे कर रही हो? बस थोड़ा इंतजार कर लो, जूही खुद ब खुद तुम्हारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएगी। ठीक है रिया? जब रिया ने कोई जवाब नहीं दिया तो नीना पांडे ने जोर से उससे पूछा, ठीक है ना रिया? रिया ने नीना पांडे की बात पर बस हाँ में सर हिला दिया और नीना पांडे ने चैन की सांस ली। फिर कुछ सोचकर वो बोली, अच्छा बताओ रिया, तुम जूही को पॉइजन कब से दे रही हो, और सही सही बताना। रिया ने मुंह बनाकर उससे कहा, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, अभी जब इस बार वो शादी के बाद आई थी तभी से थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ। नीना पांडे ने ये सुनकर चैन की सांस ली। वो बड़बड़ाने लगी, हो थैंक गॉड, वरना कसब हो जाता। नीना पांडे की ऐसी बातें सुनकर रिया ने मुंह बना लिया। मन ही मन वो सोचने लगी, छोड़ूंगी तो मैं नहीं जूही को। इतना इतरा रही थी ना उस दिन ऋषि के साथ। नीना पांडे अपने रूम में जाने लगी थी, लेकिन फिर कुछ कहने के लिए वो अचानक पलटी। ये देखकर रिया ने मन ही मन सोचा, ओ गॉड, अभी तक इनका लेक्चर खत्म नहीं हुआ। नीना पांडे ने रिया से बस इतना ही कहा, रिया तुम सो जाओ, ज्यादा मत सोचो, मैं ये सब अब संभाल लूंगी। और जो पॉइजन किचन में गिर गया है उसकी भी तुम चिंता मत करना। निर्मला बेवकूफ है, कुछ देख भी लेगी ना, फिर भी कुछ समझ नहीं पाएगी। पर रिया को सारी रात नींद नहीं आई। वो उलटते पलटते सारी रात बस जूही और उससे छुटकारा पाने के तरीके सोच रही थी। उस दिन के बाद कुछ दिन तक घर में शांति बनी रही। ना ही कोई तमाशा हुआ और ना ही कोई बहस। पर आज का दिन था जब जूही को अपनी चोट के टांके कटवाने हॉस्पिटल जाना था। जूही ने मन ही मन सोचा, उस दिन वाली गलती मैं वापस से नहीं दोहरा सकती। विनय को बात करके ही हॉस्पिटल जाती हूँ। वैसे तो ऋषि को कोई खबर नहीं रहती, पर अगर उसे पता चला कि मैं घर से बाहर निकली हूँ तो जरूर मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। इतना सोचकर जूही ने अपने वार्डरोब से एक सिंपल सी ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स निकाली और उसे देखकर कहा, नॉट बैड। फिर अपने सर की चोट को बचाते हुए जूही ने अपने कपड़े बदल लिए, पर बालों में कंघी करते टाइम गलती से जूही का हाथ अपनी चोट पर छू गया, जिसकी वजह से जूही को पेन महसूस हुआ। जूही ने मुंह सिकोड़ते हुए सोचा, ये क्या बात हुई? इतने दिन हो गए हैं फिर भी इस चोट में इतना दुखता क्यों है? जूही ने अपने सिर पर चोट के आसपास की जगह को सहलाया ताकि उसका पेन कुछ कम हो सके। फिर उसने खुद से ही कहा, चीकू से पूछूंगी कैसी चोट है ये जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। इसके बाद जूही ने विनय को कॉल किया। फोन उठाते ही उधर से विनय की आवाज आई, हेलो मिस जूही। जूही उससे बोली, हेलो विनय, वो मुझे आज हॉस्पिटल जाना है टांके कटवाने, तो यही इन्फॉर्म करने के लिए मैंने तुम्हें कॉल किया था। विनय ने फोन पर उससे कहा, यस मिस जूही, आपको हॉस्पिटल के लिए कितनी देर में निकलना है? मैं उस हिसाब से आपके लिए गाड़ी भिजवा देता हूँ। जूही उससे बोली, नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, मैंने तो बस इसीलिए बताया क्योंकि ऋषि ने कहा था, बाकी मैं खुद ही चली जाऊंगी। पर फोन की दूसरी तरफ से विनय की प्रोफेशनल आवाज आई, मैम आई अंडरस्टैंड, बट ये ऋषि सर के ऑर्डर है, हमें आपकी सभी चीजों का पूरा ख्याल रखना है। जूही ने ये सुनकर धीमे से सर हिलाते हुए कहा, ओह वैसे ऋषि, मेरा मतलब है वो तो ऑफिस के काम में बिजी होंगे ना। विनय मन ही मन मुस्कुरा दिया। उसने जूही से कहा, नहीं मैम, सर उस दिन वेलफेयर इंस्टीट्यूशन से आने के बाद ही एक बिजनेस मीटिंग के लिए आउट ऑफ इंडिया चले गए थे। जूही ये सुनकर सरप्राइज्ड हो गई और थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी, पर उसने सोचा, हाँ ऋषि क्यों कुछ बताएगा मुझे ये सब। और जूही ने विनय को अपने हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट की डिटेल्स देकर फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद
जैसा विनय ने कहा था, बिल्कुल सही टाइम पर जूही के लिए गाड़ी और ड्राइवर आ गए। जूही को विनय की एफिशिएंसी पर कोई सरप्राइज नहीं हुआ, मगर जूही एक बात से हैरान थी। कार में बैठकर उसने सोचा, ये रिया इतनी जल्दी तो सुधर नहीं सकती, जरूर ये किसी तूफान के पहले वाली शांति है। तभी जूही की चोट में फिर से थोड़ा पेन होने लगा, तो जूही सर पकड़कर सोचने लगी, चलो छोड़ो, ये रिया की बातें सोच सोच कर मेरा सर दर्द और होने लगा है। थोड़ी देर बाद कार हॉस्पिटल के सामने जाकर रुक गई। जूही ने कार की विंडो से देखा कि रचित हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर ही उसका वेट कर रहा था। ये देखकर जूही मुस्कुरा दी और जल्दी से कार से उतर गई। आगे चलते हुए जूही को चक्कर और जोर का दर्द होने लगा। इसकी वजह से जूही थोड़ा रुक गई। वो अपना सर हिलाते हुए धीमे धीमे रचित की ओर जाने लगी। ये देखकर रचित ने बड़े कंसर्न से उससे पूछा, जूही, आर यू ऑल राइट? जूही ने मुस्कुराकर उससे कहा, या आई एम फाइन चीकू। रचित जूही को अपने साथ अंदर ले गया। जूही ने अंदर जाते समय देखा कि उससे कुछ दूर 5 बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे चल रहे हैं। जूही ने मन ही मन कहा, इनकी अब तो कोई जरूरत नहीं है, साई की तरह पीछे पड़े रहते हैं ये भी, मुझे कौन नुकसान पहुंचाना चाहेगा। जब रचित जूही के टांके काटने के लिए उसे अपने साथ अपने केबिन ले गया, बॉडीगार्ड गेट के बाहर ही रुक गए। अंदर जब सिर्फ जूही और रचित थे तो रचित सीरियसली उससे बोला, जूही, इतने सारे बॉडीगार्ड्स तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए, तुम्हारी जान को कोई खतरा है क्या? तुमने तो कहा था कि ऋषि की जान को खतरा है, तुम्हारी नहीं। जूही का माथा पहले से ही चकरा रहा था। वो उससे बोली, अरे बाबा, उसे खतरा मतलब मुझे खतरा, इसीलिए ये गार्ड्स है। जूही से ये बात सुनकर रचित का फिर एक बार दिल टूट गया। वो सोचने लगा, मैं अपना मुंह ही क्यों खोलता हूँ, हर बार बंटा धार हो जाता है मेरा। रचित ने फोर्सफुली स्माइल करके जूही से कहा, अच्छा चलो, तुम्हारे टांके काट देते हैं। लेकिन जब रचित ने जूही की पट्टी खोली तो वो हैरान रह गया। ऐसा क्या देख लिया रचित ने जूही के घाव में? उसकी आंखें फटी रह गई थी। क्या रिया अपनी साजिश में कामयाब हो जाएगी? अब क्या नया मोड़ लेगी जूही और ऋषि की कहानी? Subscribed our gaming channel, link in description.